नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 जो कि है आपका गुप्त साम्राज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह कौन था? यह गुप्त राज्य था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईसा से 450 ईसा तक एक सदी के ऊपर राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। चलिए अब गुप्त साम्राज्य के संक्षिप्त में वंशजों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य था ये। इसके बाद इसके दो शासक हुए, श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो ये दोनों जो शासक थे ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद जो शासक आता है वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और गुप्त संवत जो था वो 319 ईसा से प्रारंभ होता है। इसके बाद जो आता है वो आपका समुद्रगुप्त है, जिसको पराक्रम और श्री विक्रम की उपाधि दी गई थी और इसका उपनाम जो है भारत का नेपोलियन है। चलिए इसके बाद देखिए रामगुप्त है, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। फिर आपका आगे आता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको उपाधि विक्रमादित्य की मिली हुई है। इन सब के बारे में इधर बगल में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक संक्षिप्त में देख लीजिए। गुप्त काल का इस चंद्रगुप्त के समय में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण युग चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। अब देखिए इसके बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम है, जिसको उपाधि महेंद्रदित्य की दी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए स्कंदगुप्त हैं, उपाधि इनको क्रमादित्य की दी गई है। हुणों का आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था। गुप्त वंश का ये अंतिम शासक है। कौन? स्कंदगुप्त। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका श्रीगुप्त है 240 से 280 ईसा के बीच में। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश का आदिराज के रूप में किया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारा बताया गया है। इनका शासन 240 ईसा तक रहा है। चलिए आगे देखिए, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। चलिए घटोत्कच गुप्त के बारे में देख लेते हैं, जो 280 से 319 ईसा के बीच में इनका शासनकाल रहा है। लगभग 280 ईसा में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं ऋद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 319 से 334 ईसा के बीच में है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ है और श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 320 ईसा में अपने राज्यरोहण की याद में गुप्त संवत चलाया था। चलिए देख लेते हैं गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों के बारे में। देखिए इधर शासक दिया गया, इधर उपाधियां दी गई हैं। तो देखिए श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज कहा जाता था, घटोत्कच को महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त को पराक्रम और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य या शक्रादित्य और स्कंदगुप्त को जो था वो क्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त जो 335 से 380 ईसा के बीच में था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो 335 से 380 ईसा ने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया था। ये देख लीजिए, ये था क्या कहते हैं गुप्त वंश का पूरा एक मानचित्र में दिखाया गया है कितना बड़ा साम्राज्य था। यहाँ से लेकर ये पूरा ये जो था एरिया, ये आपका गुप्त साम्राज्य का था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए, उनके दरबारी कवि हरिसेन ने अपना आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। ठीक है, कुमारगुप्त के समुद्रगुप्त के को कहते हैं दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्र 5 समूहों में बांटे जा सकते थे। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे राजा हैं जिन्हें हराकर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। अगला पॉइंट देखिए, द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं जिन जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के राजा। तृतीय समूह जो है वे आठवीं राज्य, जंगली क्षेत्र में स्थित राज्य थे, वो विंध्य क्षेत्र में
पढ़ते थे। चलिए चतुर्थ समूह के बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक हैं, जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया था। आगे देखिए, समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां इसने पल्लवों से अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार कराई। ठीक है। पांचवें समूह में शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया तथा सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेरवर्मन ने बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। चलिए अभी देखिए, इसको देखते हैं। इलाहाबाद की प्रशस्ति पर प्रशंसात्मक अभिलेख यदि विश्वास करे तो प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं, जो 380 से 412 ईसा के बीच में राज किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। ठीक है। वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का भी अंत कर दिया था। चलिए आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ही धारण की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने 2 राज मुद्राओं, रजत मुद्राओं, सिल्वर कॉइन्स का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चलिए इधर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चलिए आगे देखिए, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला था, इधर देखिए रत्न दिया, इधर क्षेत्र और इधर इनकी कृति और रचना दिया गया। तो क्षेपक जो था वो ज्योतिष विद्या क्षेत्र में अपने को महारत हासिल किया था और उसने जो है ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। फिर धन्वंतरि जो चिकित्सा से रिलेटेड था, आयुर्वेदिक चिकित्सा की पुस्तक लिखी थी। कालिदास नाटक व काव्य, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत उनकी रचना थी। अमर सिंह जो थे वो शब्दकोश रचना उनका क्षेत्र था। अमरकोश उनकी कृति थी और शब्दावली। ठीक है। वारामिहिर ज्योतिष विज्ञान, बृहत संहिता, वरुचि व्याकरण, फिर शंकु वास्तुकला, शिल्प शास्त्र इनकी रचना थी। चलिए आगे देखिए, वेताल भट्ट जादू मंत्र शास्त्र, हरिचेन कवि कविता थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त के समय ही चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईसा के बीच में भारत आया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक साम्राज्य का शासक बना था। चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, जो 415 से 454 ईसा के बीच में था। मुद्राओं पर अंकित उसकी उपाधियां श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि थीं। ठीक है। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम शशि कहा गया है। शंकरादित्य के कसे कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य की समानार्थी माना गया है। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 से 455 ईसा के बीच में शासन किया। कुमारगुप्त के समय गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। इनके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बनाया गया। मुद्रा भांड राजस्थान के भरतपुर जिले में से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है हमें। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। आगे देखिए, स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए आगे देखिए, इधर नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, जिसको शक्रादित्य भी कहते हैं। 455 से 467 ईसा के बीच में इसने शासन किया था। तो स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था
और हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हुणों को पूर्वी हुण भी कहा जाता है, जिन्हें हिंदकुश पार कर गांधार प्रदेश पर कब्जा कर गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, स्कंदगुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पूर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, इसने हुणों को पराजित किया था और क्या कहते हैं, सौराष्ट्र प्रांत में अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ये वाला। इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का भी वर्णन है। स्कंदगुप्त की उपाधि चक्रादित्य था, जैसा कि कहोम अभिलेख से हमें ये प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लीजिए। ह्वेनसांग ने नालंदा संग्राम को बनवाने वाले शासकों में चक्रादित्य के नाम का उल्लेख भी किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम की सहायता देने का हमें प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट देखिए। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क बनाए रख तथा 466 ईसा में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, सांग सम्राट के। चलिए अब देखते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो इसमें जो पहला उत्तराधिकारी था उसका वो पुरुगुप्त, जो 467 से 476 ईसा के बीच में था। इसके समय गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। परमार्थकृत वसबंधीजीव ग्रंथ के अनुसार पुरुगुप्त बौद्ध मातानुयायी था। ठीक है, आगे देखिए कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 का इसका लेख मिलता है, जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। चलिए आगे देख लीजिए। सारनाथ लेख में भूमि रक्षति कुमारगुप्ते उत्कीर्ण हमें मिलता है। चलिए बंधुगुप्त के बारे में देखते हैं। गुप्त संवत 157 अर्थात 477 ईसा का उसका सारनाथ से लेख मिला है और यह उसके शासनकाल की ज्ञात तिथि है। ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, बंधुगुप्त ने 477 ईसा में 495 तक शासन किया था। चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर उसकी उपाधि श्री विक्रम हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। बुद्धगुप्त बौद्ध मतानुयायी था और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि वह अंतिम गुप्त सम्राट था, जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा मालवों से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये देखते हैं, यह बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्रदेवी हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हुरनरेश मिहिरकुल बड़ा क्रूर व आतताई था। ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नरसिंहगुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। चलिए जो कि इधर कर देता हूँ इसको। हाँ चलिए अब देखते हैं परवर्ती गुप्त शासकों के एक संक्षिप्त के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए परवर्ती गुप्त शासकों में जो सबसे पहला था वो देखिए स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी, फिर उसमें देखिए पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बधुगुप्त, फिर उसके बाद आपका नरसिंहगुप्त बालादित्य, फिर आपका भानुगुप्त। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, भानुगुप्त, फिर वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। ठीक है, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए प्रथम आपका आ गया भानुगुप्त। देखिए भानुगुप्त का एरण से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईसा का है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसकी हुणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों वैन्यगुप्त के बारे में। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत हमें गुणधर बांग्लादेश के कोमिल्ला में स्थित का ताम्रपत्र है।
जो गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईसा का है। ठीक है, गुप्त संवत की बात हो रही है यहाँ पे, हमें जो ओरिजिनल डेट 507 ईसा है उससे जानकारी दी गई है। गुणयधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों विजय सेन और रुद्रदत्त के नाम से मिलते हैं तथा इसमें बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमिदान किए जाने का वर्णन है। चलिए दोस्तों आगे देखिए कुमारगुप्त तृतीय के बारे में। तृतीय के बारे में, नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध का राजा बना। भीतरी एवं नालंदा मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्रदेवी हमें मिलता है। अब विष्णुगुप्त देखते हैं तो कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था और नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था जो 550 ईसा तक राज्य करता था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया था। अब देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों का ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। हुण घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 485 ईसा में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटा हो गया था। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं इधर संक्षिप्त में थोड़ा सा। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंशों के बारे में, उसके समय जो और शासन चल रहे थे उनके बारे में देखिए। यहाँ राजवंश लिखा है, यहाँ स्थापना, यहाँ संस्थापक और यहाँ राजधानी और शासित क्षेत्र। देखिए वाकाटक राजवंश था जिसकी स्थापना 255 ईसा में हुई थी और एक 330 ईसा में। ठीक है, विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे और दूसरे के सर्वसेन थे। राजधानी कहाँ थी? पुरिका प्रवरपुर महाराष्ट्र में, कोंकण व विदर्भ क्षेत्र में। ठीक है, और वत्स गुलम आधुनिक बसीम अकोला महाराष्ट्र में और विदर्भ क्षेत्र में। अब देखिए सालंकायन राजवंश जो 300 ईसा में था। देववर्मन इसके संस्थापक थे। ठीक है, वेंगी जो पेड़ू वेंगी गोदावरी जिला महाराष्ट्र में है, निचली गोदावरी व कृष्णा के बीच का क्षेत्र है। आगे देखिए तीसरा नाग राजवंश जो 305 ईसा में स्थापना हुआ था। संस्थापक भावनाग थे। पद्मावती आधुनिक मदम पवाया ग्वालियर और मध्य प्रदेश में। फिर चौथा माथार राजवंश जो 325 ईसा में थे। अचयुत आहिछत्र इसकी राजधानी थी, बरेली जिला उत्तर प्रदेश में। पांचवा त्रैकुटक राजवंश 415 ईसा में। इत्रदत्त अनिरुद्धपुर नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, विष्णु कुंडिन राजवंश छठा राजवंश है ये, 475 ईसा में। विक्रमेंद्र प्रथम विष्णु कुंडिन कृष्णा आंध्र प्रदेश में। सातवां आपका हो गया हुण राजवंश जो 500 ईसा में। तोरमार इसका संस्थापक था, पंजाब क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग गुप्त शासन का पतन पढ़ रहे थे उसी में आगे की चीजें पढ़ लेते हैं। तो मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दे दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईसा में विजय स्तंभ खड़े किए। सामंत राजाओं ने सिर उठाकर गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं आगे पॉइंट। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष गवर्नर ने और समतट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के उन सामंतों ने अपने स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मौखरी वंश। मौखरी वंश के लोगों ने बिहार व उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित कर लिया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े। ये थानेश्वरी थे जो बाद में हर्षवर्धन जिसका शासक बहुत बड़ा बन गया था। ठीक है, विदेशी व्यापार के ह्रास में गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई होगी जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी संघ, ठीक है, 473 ईसा में गुजरात से मालवा चली गई तथा वहां उन बुनकरों के अन्य पेशे अपना लिए। चलिए इसी में लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि गुप्त सम्राटों का शासन 6ठी शताब्दी के बीच तक किसी प्रकार चलता रहा। चलिए आगे देखते हैं अब इनकी प्रशासन पद्धति के बारे में। देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियों का धारण किया था। गुप्त राजाओं की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई। इन्हीं आडंबरों के कारण इसके पतन का भी एक शुरुआत हमें मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राजपद वंशानुगत था परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी।
चलिए नेक्स्ट देखिए, राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उनकी पूरक होती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी में। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई परंतु वाणिज्य करों की संख्या घट गई। राज्य द्वारा उपज की चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। आगे देखिए, मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार निःशुल्क श्रम भी कराया जाता था जो विष्टि कहलाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं राजस्व शब्दावली देख लेते हैं, कौन कौन सी शब्दावलियों का इस्तेमाल होता था। इधर शब्द है, इधर अर्थ दिया गया है। तो देखिए, ध्रुवाधिकरण जो शब्द था वो भूमिगर संग्रह करने वाला पदाधिकारी होता था। ठीक है। महाखपटिलक जो है खपटलिक भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। न्यायाधिकरण जो था वो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी था। आयुक्तक या विनियुक्तक जो था वो भूमि क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी था। उद्रंग जो था वो स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था और ऊपरी कर जो था वो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। और भाग कर जो था राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग होता था। चलिए आगे और जान लेते हैं। तो देखिए भोग मतलब था कि राजा को फल व सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर था। तो ये 8वां हो गया। हलदंड जो 9वां था, हल पर लगने वाला कर था। और शुल्क जो सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर, शुल्क वसूलने वाला पदाधिकारी होता था। चलिए आगे प्रशासनिक इकाई भी देख लेते हैं इसी में। प्रशासनिक इकाई और इधर अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, इधर देश तो उनका जो अधिकारी था वो गोरना या गोपत्री था। भुक्ति का उपरीक था। विषय का विषयपति। पेट का पेटपति। ग्राम का ग्रामपति या महत्तर था। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। तो देखिए, गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यंत विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि और दंड विधि भली भांति परिभाषित और कृत हुए। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। आइए आगे देखते हैं। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करता था। चलिए आगे देखते हैं। शिल्प, वणिक और आदि के संगठनों पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे जिन्हें राजा अपने प्रांत में ही नियुक्त करता था। चलिए इधर आगे पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति भी चलाई थी। चलिए इधर आगे पॉइंट देख लेते हैं कुछ इधर। तो अब देखिए, अधिकारी और उनसे जुड़े विभागों के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे महाबलाधिकृत जो था वो सेना का सेनापति होता था। महादंड नायक जो था वो न्यायाधीश होता था। संधि विग्राहक जो था युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री होता था। दंड पाशिक जो था वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और विनय स्थिति स्थापक जो था वो शिक्षा अधिकारी होता था। चलिए गुप्तकालीन अब अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं, उनके पद और उनके कार्यों के बारे में। जैसे महासेनापति जो था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रण भांड नागरिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत जो था वो सैनिक अधिकारी था। दंड पाशिक जो था पुलिस विभाग का प्रधान था। महादंड न्याय जो था युद्ध व न्याय का कार्य देखने वाला होता था। चलिए इधर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। हाँ चलिए आइए देखते हैं। महासंधि विग्रहिक जो था युद्ध व शांति का प्रधान होता था। विनय स्थिति स्थापक जो था शांति व्यवस्था का प्रधान। महाभांडारीकृत राजकीय कोष का प्रधान होता था। और महाछपटलिक अभिलेष विभाग का प्रधान होता था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। विनय स्थिति स्थापक जो था शांति व्यवस्था का प्रधान होता था। महाभांडारीकृत राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाछपटलिक जो था अभिलेष विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष जो था केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार जो है राजा प्रसाद का मुख्य अधिकारी। और ध्रुवाधिकरण जो कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्राहरिक जो था वो दान विभाग का प्रधान होता था। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था तथा प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरीक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी जिसमें प्रत्येक विषय का प्रभारी विषयपति होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पूर्वी भाग में प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था तथा वीथियां ग्रामों में विभाजित थीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गुप्त काल में गांवों का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। वह ग्राम श्रेष्ठकों की सहायता से गांव का
कामकाज देखता था। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठन की अच्छे साझेदारी रहती थी। ठीक है, शिल्पियों और वणिकों के अपने अलग अलग संगठन थे। ठीक है, मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इधर आगे चल के। हाँ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी तथा श्रेणी के नियम व कानून परंपरा का उल्लंघन करने वाले को सजा दे सकती थी। ठीक है, गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया तथा गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश में यह सामान्य परिपाटी बन गई थी। चलिए आगे देखिए, पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्ति भूमि दान में दी जाती थी। जिस ग्राम को दे दिया जाता था उन्हें राजा के अधिकारी और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि उच्च अधिकारियों को नगद वेतन की परिपाटी चलती रही। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण से हमें देखने को मिलती है। वह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था तथा धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे एवं उसके लिए दान देते थे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई, और इन पर थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इधर पे। ठीक है, इन पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं। यद्यपि स्वर्णाश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं थी। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं, 550 ईसा के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों के रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया, जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा था। 6वीं सदी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेश में कमजोर पड़ गई थी। ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय किसानों के हितों के विपरीत था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इधर हम लोग, तो मध्य और पश्चिम भारत के किसानों से बेगार भी लिया जाने लगा था। चलिए सामाजिक गतिविधि के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण अगणित जातियां उपजातियों में बट गए और इस काल में शूद्रों की स्थिति भी सुधरी थी। अब इन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया, साथ ही कुछ गृह संस्कारों और घरेलू अनुष्ठानों का अधिकार भी मिल गया था। चलिए आगे देखते हैं, 7वीं सदी से इनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में इनका चित्रण केवल ऊपर के 3 वर्णों के लिए खटने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूपक में ही होता था। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम लोग फाहियान ने क्या बोला इसके बारे में। तो फाहियान ने लिखा कि चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में साथ देने की आशा करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ, पति के मरने पर पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेख उदाहरण गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, सन्यासी हो जाए या पतित या जाति वाय हो तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे। सबसे पुरानी स्मृतियों में यह भी कहा गया है कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण आदि सामान्य स्त्रीधन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 6वीं सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्रीधन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती है तथा गिरवी रख सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था। चलिए बौद्ध धर्म की अवस्था के बारे में जान लेते हैं। इस समय तक तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो चुका था। यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा। ठीक है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। चलिए अब देखते हैं भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास के बारे में देखते हैं। ठीक है,
तो इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। वैदिक काल में विष्णु गौड़ देवता थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए और नारायण विष्णु कहलाने लगे। नारायण मूलतः अवैदिक जनजाति देवता थे। वह भागवत कहलाता था और उसका उपासक भागवत कहलाता था। ठीक है, भगवत कहलाता था, वह भागवत कहलाता था और उसका उपासक जो था वो भगवत कहलाता था। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक ही धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। तदुपरांत विष्णु का संबंध पश्चिमी भारत के निवासी विष्णु कुल के एक पौराणिक महापुरुष से एक हो गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। चलिए आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ प्रेम में निष्ठा निवेदन है। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना। ठीक है, एक नया धर्म परम उदार था, सहजता थे, इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया था। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की कि जन्मजता अपवित्र स्त्री वैश्य शूद्र भी इसकी शरण में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया तथा इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र को प्रतिपादित इसी ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाते हैं। 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेवों में होने लगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए जो संहार और प्रलय के देवता हैं, लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। गुप्त शासन की आरंभिक अवस्था में शिव इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं जितने कि विष्णु थे। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया है। चंद्रगुप्त का दरबार जो था वो 9 रत्न अर्थात 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। जिस प्रकार अकबर को 9 रत्न के बारे में चर्चा होती है। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य से मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी। गुप्तकालीन अजंता की चित्रावली बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ठीक है, इन चित्रों में गौतम बुद्ध उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त राजा अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे। चूंकि गुप्त वंशी राजा हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में ही विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा देखने को पाते हैं। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर उल्लेखनीय है। नालंदा का बौद्ध महाविहार जो था वो 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की संरचना जो ईंटों की है गुप्त काल में ही बनी है। गुप्त काल में प्रमुख मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। मंदिर और स्थिति। तो देखिए, सांची का जो मंदिर था वो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो था वो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का कंकाली तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देवी मंदिर का यही पूरा एक नाम है, तिगवा का कंकाली देवी मंदिर जो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चलिए चौथा देखते हैं। एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है आपका। चलिए आगे देखते हैं। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। मुकुंद दर्रा का मंदिर मुकुंद दर्रा कोटा जिला राजस्थान में है। नागोद शिव मंदिर नागोद सतना जिला मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। खो का शिव मंदिर जो है खो सतना जिला मध्य प्रदेश में है। मढ़ी का मंदिर जो है मढ़ी जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में है। मढ़ी नाग का मंदिर राजगीर नालंदा जिला बिहार में है। चलिए आगे चलते हैं इसी पॉइंट पे। शूद्रक का लिखा नाटक मिच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टम
साहित्यिक कृतियों में है ये। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा चित्रित है, जिनका पुत्र भरत नामी राजा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग गुप्तकालीन नाटक व नाटककार के बारे में देखेंगे। तो देखिए मालविका अग्निमित्रम जो था वो कालिदास द्वारा रचित उनके नाटककार हैं, और नाटक का विषय जो है अग्निमित्र व मालिका की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, विक्रमो वर्षियम जो था ये कालिदास द्वारा रचा गया है। सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर ये आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा रचा गया है। दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर ही आधारित है। मुद्रा राक्षसम विशाखदत्त, इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त द्वारा रचा गया है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से उसके विवाह का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक, इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर और धूर्तदास का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वप्रवासवदतम भास द्वारा लिखा गया है। इसमें महाराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञा यौंग धारायण भास द्वारा रचित ये भी है। इसमें महाराज उदयन किस तरह यौंग धारायण की सहायता से वासवदत्ता को उज्जैनी से लेकर भगाने का वर्णन है। चलिए चारुदत्तम के बारे में देखते हैं। ये भी भास द्वारा रचित है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसकी अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, और ऐसा दूसरी रचना भगवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में उल्लेखनीय है कि, चलिए इधर देखते हैं ऊपर क्या है उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत हैं। दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि भद्रजन संस्कृत बोलते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दो महान ग्रंथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की चौथी शताब्दी में आकर लगभग पूरे हो चुके थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसका पालन किसी भी हालत में एवं किसी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अंतिम संकलन का संपादन गुप्त काल में हुआ। इस काल में बहुत सी स्मृतियां भी लिखी गई हैं, जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून पद्य में बांधकर संकलित किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इधर रचना दिया गया है, इधर रचनाकार दिया गया है। तो देखो ये ऋतुसंहारम जो है कालिदास इसके रचनाकार हैं। मेघदूतम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमो वर्षियम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। चलिए आगे देखिए। काव्य दर्शन दंडिन, दस कुमार चरित दंडिन, स्वप्न वासदत्ता ये भी भास लिखे हैं। चारुदत्ता भास लिखे हैं। उरुगम भास लिखे हैं। किरातार्जुनियम भारवी लिखे हैं। आइए आगे देखते हैं। योगाचर जो है असंग लिखे हैं। रावण वध वत्स भट्ट लिखे हैं। अमर कोश अमर सिंह लिखे हैं। चंद्र व्याकरण जो है चंद्र गोमिन लिखे हैं। विशुद्धिमग जो है बुद्ध घोष लिखे हैं। ठीक है। बृहद संहिता जो है वाराहमिहिर लिखे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बृहद संहिता वाराहमिहिर लिखे हैं। पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर। ब्रह्म सिद्धांत जो है आर्यभट्ट लिखे हैं। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। न्याय अवतार जो है सिद्धसेन द्वारा। पंचतंत्र आपके विष्णु शर्मा ने लिखा है। चरक संहिता चरक ने लिखा है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है। तो ये देखिए 30 रचना है, और इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं कभी घटना चक्र लाऊंगा अभी, उसका क्या कहते हैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उससे भी, तब आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गुप्त काल में पाणिनि व पतंजलि के ग्रंथों पर आधार संस्कृत व्याकरण की भी विकास हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो अमर कोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। ठीक है। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को यह शब्दकोश रटा दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल संस्कृत साहित्य की शैली से भिन्न थी। चलिए आगे देखिए। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृत निसंदेह गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। आगे देखिए। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं हमें देखने को मिलती है इसी काल में। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। चलिए आगे देखिए। असंग ने योग चार भूमि शास्त्र प्रकरण आर्यवाचा महायान सूत्रालंकार वज्रघेटिका
वज्र घेटिका टीका, महायान समपरिग्रह और महायान विधर्म संगति शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वसुबंधु ने अधिधर्मकोश लिखा। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बुद्धघोष ने हीनयान धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमक लिखा है। जैन धर्म में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें विज्ञान से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई। तो गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण आर्यभट्टियम में इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र में रहते थे। चलिए आगे देखिए, लेकिन इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में सहायता मिले। तो आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ज्योतिष माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसी के कारण ग्रहण लगता है। वारामिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक व लघु जातक की रचना की। इनमें ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। चलिए आगे देखिए। फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने शरावली लिखी। नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया था तथा बताया था कि सोना, चांदी व खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, पारा का आविष्कार भी इसी के समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी रह चुके हैं। इलाहाबाद जिले में मिले 448 ईसा के गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दशमिक पद्धति का ज्ञान था। ठीक है, इसी समय खगोल शास्त्र में रोमन सिद्धांत नामक पुस्तक भी रची गई थी। रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार अपना लौह और कांस्य से मूर्तियों में दिखाया है। ठीक है, गुप्तकाल शिल्पकारों ने अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का, और ये गुप्त साम्राज्य चैप्टर है, इसका लास्ट पॉइंट है। धातु के बारे में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहों की वस्तुओं में सबसे अच्छा उदाहरण वह लौह स्तंभ है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ है। तब से 15 वर्ष बीत जाने पर भी इसमें जंग स्पर्श नहीं कर पाई। कितनी उन्नत तकनीक से उस लोहे का निर्माण किया गया था कि आज तक जंग नहीं लग पाया है। दोस्तों ये चैप्टर यही समाप्त होता है, गुप्त साम्राज्य। और जैसे जैसे हम हिस्ट्री के चैप्टर अगर ख़त्म कर लेंगे, तो जैसे अगर ये एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो मैं घटना चक्र भी डालूंगा जिससे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।